हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये चल रहा है कैलकुलस का सीरीज और ये है सीरीज का लेक्चर नंबर 6, यानी कि हम लोग ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को मिस कर दिया है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहां से सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ सम कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। यानी कि हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो x के किन किन वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। यानी कि हम लोग देखते ही कैसे आंसर देंगे कि वो फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन x के उस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं। और इस लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि लिमिट ऑफ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है बच्चों वो ये है लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, जिसमें कि पहला नंबर क्या है भाई? तो पहला नंबर है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस, अब आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है बच्चों? देखो ध्यान से, px = a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट डॉट प्लस an(x⁴n). ठीक है, यहां पे x² एंड यहां पे x⁴n, है ना। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। यानी कि बच्चों अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन x के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, तो आपको बिना सोचे समझे जवाब देना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है x का आप कोई भी वैल्यू रख लो, उन सभी वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ कि x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9, ये x के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा? तो बच्चों एक बार ध्यान से देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? जी हाँ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है 4 डिग्री का, है ना। यानी कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बच्चों अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप x के जगह पे चाहे कुछ भी ले लो, कोई भी आप रियल नंबर ले लो, ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि ये फंक्शन किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है, तो आप कहोगे कि सर ये फंक्शन तो x के सभी वैल्यूज से लिए कंटिन्यूअस है। आप x की जगह पर कुछ भी लीजिएगा तो ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस ही होगा। यानी कि f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी वैल्यूज के लिए क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है ना? अब आइए सेकेंड थिंग इज रेशनल फंक्शन। नाम सुना है आपने रेशनल फंक्शन का? रेशनल नंबर का तो नाम सुना ही हो। वैसे नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। वैसे फंक्शंस जो p/q के रूप में होते हैं जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन बच्चों यहाँ पे संख्या नहीं है, यहाँ पे है फंक्शन, यहाँ पे है फलन। तो रेशनल फंक्शन f(x) = px/qx is continuous for all values of x, for all values of x except qx = 0। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये होगा बच्चों कि f(x) = px/qx ये कोई रेशनल फंक्शन है। जैसे रेशनल नंबर में p/q होता था तो p और q नंबर्स होते थे, यहाँ पे फंक्शन है तो px और qx दो फंक्शंस हो जाएंगे। तो ये जो फंक्शन है, रेशनल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, x के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। कौन सी बात को ध्यान रखना है भाई? कि qx 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस पॉइंट के लिए x के जिस वैल्यू के लिए qx 0 हो जाएगा उस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझो इसको। जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक फंक्शन है x-1/x-2, ठीक है, और पूछा जाए कि ये फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया कि जो रेशनल फंक्शन है वो x के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, सारे वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, यानी कि ये x के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ, हमको एक और चीज देखना था कि qx 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अब मुझे ये देखना है कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि अगर x की जगह पे मैं 2 रख दूं तो 2 - 2 0 आ जाएगा, यानी कि x का एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, जिसके लिए हर 0 आ रहा है, और वो वैल्यू कौन सा है, 2 है, यानी कि 2 पे जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो 2 को मैं क्या करूंगा, रियल नंबर में से माइनस कर दूंगा, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये x के सभी वैल्यूज के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होगा, एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। किसके लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा, 2 के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने x की जगह पे 2 रखा तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि f(x) = दे रखा है x - 3 × x - 4 अपॉन x - 1 × x + 1। अब बताओ, तो बच्चों ये x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, है ना, किसके लिए नहीं होगा, x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, किसके लिए नहीं होगा, जिसके लिए नहीं होगा उसको घटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि डिनोमिनेटर मेरा 0 आ जाए। तो बच्चों अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 - 1 0, और अगर ये 0 होगा तो इसको भी अपने साथ 0 कर देगा, यानी कि x का पहला वैल्यू क्या है, 1 हमको नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है भाई। अच्छा, x का एक और वैल्यू है जो कि नहीं रखना है, क्या, -1। क्यों? क्योंकि अगर आप x की जगह पे -1 रखोगे तो -1 + 1 ये कैंसिल 0 हो जाएगा, और ये फिर इसको भी 0 बना देगा, यानी कि आप x की जगह पे 1 और -1 नहीं रखोगे, ठीक है। लेकिन 1 और -1 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, उन सभी रियल नंबर्स के लिए ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आ रही बात समझ में? अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा तीसरा फंक्शन कौन सा है, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है। तो तीसरा नंबर जो है वो ये है, sin x and cos x is continuous, sin x and cos x is continuous for all values of x, for all values of x। बच्चों जो sin x और cos x फंक्शन होता है वो x के किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि f(x) = sin x is continuous for number first x = pi, number second x = pi/2, number third x = 2.5 and number 4 x = 3π/2। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, कह रहे हैं कि sin x is continuous for, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये सारे के सारे जो है एंगल्स हैं, और ये जो है वो एंगल नहीं है बल्कि ये जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप कंफ्यूज कर जाओगे और आप इसको टिक कर दोगे, आप इसको टिक करोगे कि भाई ये इसके लिए कंटिन्यूअस शायद नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहां पे कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, sin x is not continuous, ऐसा रहेगा क्वेश्चन, ऐसा रहेगा sin x is not continuous, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि ये भी पाई है, ये pi/2 है, ये 3π/2 है, तो ये तीनों एंगल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो एक रियल नंबर है ना। तो आप कहोगे कि सर ये तो रियल नंबर है, मतलब यही हो जाएगा आपका आंसर, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि sin x और cos x ऐसे फंक्शंस हैं जो कि x के सभी वैल्यू के लिए क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो रियल नंबर्स हो। क्योंकि बच्चों जो रियल नंबर्स होते हैं वो भी एक्चुअली में एंगल ही होते हैं, किसमें, रेडियल मेजरमेंट में। आपने क्लास 11th में यानी कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ना रेडियल मेजरमेंट, तो रेडियल मेजरमेंट में वो सारे एंगल्स ही होते हैं। तो ये 2.5 भी एक प्रकार का एंगल ही है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो जो sin x और cos x जो फंक्शंस होते हैं वो x के सभी वैल्यूज के लिए, आप x के कोई भी वैल्यूज ले लो, उन सभी वैल्यूज के लिए sin x और cos x क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्या है भाई, नंबर 4, इसको जरा ध्यान से देखना, tan x and cosec x, or not cosec x, tan x and sec x, tan x and sec x is continuous for x belongs to, यहां मैं लिख देता हूं x belongs to
आर माइनस, अब ध्यान से सुनो, जो tan x होता है और जो sec x होता है वो कंटिन्यूअस होता है। किसके लिए कंटिन्यूअस होता है? जरा सा ध्यान से देखो कि tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। क्या बोलते हो? लिख सकते हैं ना? tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। और मुझे बताओ कि sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। तो बच्चों आप ध्यान से देखो जरा सा कि ये दोनों का दोनों जो है वो रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन का मतलब, इसे जस्ट मैंने पहले जो सेकंड नंबर मैंने बताया आपको, tan x को मैंने लिखा sin x अपॉन cos x, sec x को मैंने लिखा 1 अपॉन cos x। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं वो कैसे फंक्शंस हैं? रेशनल फंक्शंस हैं। ठीक है जी। तो जब ये रेशनल फंक्शंस हैं तो रेशनल फंक्शन x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट qx इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि cos x को 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि x के जिस वैल्यू के लिए cos x 0 होता है उन वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि x का ऐसा कौन सा आप मान रखते हो कि cos x 0 हो जाता है? यानी कि अगर cos x 0 है तो x का कौन सा आप मान रखते हो? अब याद करो क्लास 11th में आपने ट्रिगो पढ़ा है कि अगर cos x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बोलो होता है कि नहीं होता है? यानी कि पाई बाई 2 का अगर कोई भी ऑड मल्टीपल होगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल मतलब समझ रहे हो? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, है ना? यानी कि पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन सबके लिए cos x का वैल्यू 0 होता है। तो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में लिख दिया 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर आपने n की जगह पे 0 रखा आपको मिलेगा पाई बाई 2। अगर आपने n की जगह पे 1 रखा तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 मिल जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि ये सबके लिए कंटिन्यूअस होगा, लेकिन बच्चों किसके लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि tan x इज रिटन एज sin x अपॉन cos x एंड sec x इज रिटन एज 1 अपॉन cos x। तो बच्चों cos x को 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ढूंढ लेंगे कि cos x जिस वैल्यू के लिए 0 होगा उस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि cos x किस वैल्यू के लिए 0 होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए 0। यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए ये tan x और sec x जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। बाकी के जितने भी आप नंबर्स ले लो, जितने भी आप एंगल्स ले लो, सारे एंगल्स, सारे रियल नंबर्स के लिए tan x और sec x जो होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अब जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ कि tan 2x is not continuous, tan 2x is not continuous at x is equal to। अब बताओ tan 2x जो है वो x के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा? तो अब बताओ कि tan x x के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए। यानी कि 2x जो है वो नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ध्यान से देखो, समझो ध्यान से समझो। tan x कंटिन्यूअस होगा सारे रियल नंबर्स के लिए, लेकिन x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन x का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हुआ tan x का जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जरा सा कि tan x, यहाँ पे x की जगह पे 2x है, तो 2x का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ से 2 को उधर क्रॉस कर दिया तो x का वैल्यू नहीं होना चाहिए इसके इक्वल 2n प्लस 1 पाई बाई 4 के, है ना? 2n उधर क्रॉस कर दिया तो 2 पहले से था तो 2 उधर 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखे कि tan x और sec x x के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हो जाए। आई बात समझ में सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं और पांचवा नंबर देखते हैं कि हमारा क्या है। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा जो पांचवा नंबर है वो क्या है भाई। पांचवा नंबर जो है, जैसा कि आपने अभी देखा, tan x और sec x जो है वो x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो उसी तरह से cot x एंड cosec x आर कंटिन्यूअस, cot x and cosec x are continuous for all x belongs to r minus। अब रुक जाओ, ध्यान से देखो कि cot x और cosec x जो है वो x के किन किन वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसी को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो देखो तो जरा ध्यान से, cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
cos x अपॉन sin x, और cosec x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि cot x और cosec x को अगर हम लोग cos x अपॉन sin x और 1 अपॉन sin x लिख दिए, इसका मतलब कि ये रेशनल फंक्शन हो गया। तो रेशनल फंक्शन तो x के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है क्या कि sin x यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ इतना ढूंढेंगे कि x के किन वैल्यूज के लिए sin x 0 होता है, वो वैल्यू नहीं लेना है। तो जरा सा देखो और याद करो कि जब आप क्लास 11 में पढ़ते थे तो वहां पे आपने एक इक्वेशन पढ़ा था कि अगर sin x 0 then x क्या होता है भाई n पाई होता है। अगर sin x 0 then x n पाई, यानी कि बच्चों x n पाई के लिए sin x हमेशा 0 होगा, ठीक है। x n पाई के लिए sin x हमेशा 0 होगा, यानी कि n पाई को यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि cot x और cosec x is not continuous for x क्या x के किस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, x का वैल्यू n पाई लेने के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आपने x की जगह पे n पाई लिया तो इसका जो डिनोमिनेटर है जो हर है वो हो जाएगा 0, और उस स्थिति में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बच्चों cot x और cosec x जो है वो x n पाई के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब मान लीजिए कि किसी दिन आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि भाई बताओ कि cot 2x plus 1 is not continuous for x यानी कि x के किस वैल्यू के लिए cot 2x plus 1 कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आप नहीं जानते हो ये नोट तो फिर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है तो ये काफी सिंपल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि cot 2x plus 1 is not continuous for x यानी कि x का वैल्यू क्या होगा कि cot 2x plus 1 जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जरा सा देखो कि cot x किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, x n पाई के लिए, ठीक है। यानी कि अगर x की जगह पे आपने n पाई रखा तो cot x कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x plus 1, यानी कि 2x plus 1 नहीं होना चाहिए क्या n पाई, है ना। 2x plus 1 n पाई नहीं होना चाहिए। अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो, 2x n पाई minus 1, so x n पाई minus 1 by 2, है ना। by 1 by सिर्फ 1 by 2 नहीं है भाई, ये पूरे के बटे में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्या फिल कर देना है n पाई minus 1 by 2। आप यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हो, n पाई by 2 minus 1 by 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि cot x और cosec x जो है वो x के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता है, इस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सारे वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। तो अगर पूछे कि किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है तो r में से ये वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो r में से जब इस वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे तो उन वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों 6 नंबर log fx is continuous only for fx greater than 0 provide fx is continuous। यानी कि अगर fx कंटिन्यूअस है तो इसका जो लॉगरिथम फंक्शन है यानी कि log fx जो है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन चाहिए बच्चों कि fx को 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 और नेगेटिव नंबर। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो 0 के लिए और किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई यहां पे fx का वैल्यू चाहिए 0 से बड़ा और साथ ही साथ fx को होना चाहिए कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर बात कर रहे हैं log x minus 2 की, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि x minus 2 क्या है भाई, x minus 2 पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान से समझना। x minus 2 पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब कि x minus 2 तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x minus 2 को 0 से बड़ा होना चाहिए। x minus 2 को 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि x बड़ा होना चाहिए 2 से, ठीक है। x क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log x minus 2 is continuous
continuous for all values of x where x should be greater than 2। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर x की जगह पे आपने 2 रख दिया, अगर 2 के इक्वल भी आपने रखा तो 2 - 2 0, log 0 का वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, और नेगेटिव के लिए तो ये log डिफाइन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अंदर वाला जो फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो इसको तो देखते ही हम लोग पा रहे हैं कि भाई x - 2 जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है। चलो ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन अंदर वाले फंक्शन को 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x - 2 को 0 से होना चाहिए था बड़ा, यानी कि x को बड़ा होना चाहिए था किससे? 2 से। तो 2 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए ये जो log x - 2 है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अदरवाइज आपसे अगर कोई पूछे कि log x - 2 इज कंटिन्यूअस फॉर x = 1, क्या ये x = 1 के लिए कंटिन्यूअस है? नहीं। क्या ये x = 2 के लिए कंटिन्यूअस है? नहीं। क्या ये x = 2.1 के लिए कंटिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2.1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो 2 से बड़ी जितनी भी संख्या होंगी उन सबके लिए log x - 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि cot x और cosec x कब कंटिन्यूअस होता है, कब नहीं होता है, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो वो कब कंटिन्यूअस होता है। आइए देखते हैं कि हमारा अगला 7वां नंबर क्या है, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा जो 7वां नंबर है वो क्या है। 7वां नंबर जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power x is continuous for all values of x. e to the power x is continuous for all values of x. x के कोई भी वैल्यूज के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power x होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। यानी कि e to the power x जो है वो कंटिन्यूअस होता है हमेशा। x का कोई भी रियल वैल्यू ले लो उसके लिए e to the power x क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? 8वां नंबर। 8वां नंबर है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, बिग ब्रेसेस बना के उसके अंदर हम लोग x लिखेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is not continuous for any integer। ठीक है, is not continuous for any integer, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो किसी भी इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी इंटीजर। ठीक है, अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर होता क्या है? इसको हिंदी में बच्चों लोग बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। आइए जरा सा 2 मिनट में हम समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लो बच्चों कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 का वैल्यू निकालना हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.6 का वैल्यू निकालना हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.3 का वैल्यू निकालना हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9 का वैल्यू निकालना हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू निकालना हो, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.2 का वैल्यू निकालना हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 का वैल्यू निकालना हो। ठीक है, तो अब समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है बच्चों। हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में कुछ नंबर्स लिख लो, 0 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। इधर क्या? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जिस नंबर का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, एक बार ही हम लोग नंबर लाइन पे उस नंबर को देखने की कोशिश करेंगे कि कहां है। जैसे मुझे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए तो 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा 1.5। ठीक है, 1.5 कहां होगा? 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां भी है ये पॉइंट, जहां भी मिलेगा ये नंबर, उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर देखेंगे, जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो 1.5 के जस्ट पहले, जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? 1 है। लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? 1 है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1।
अगर बच्चों हम लोग बात करें कि 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 1.6 कहां होगा? 1 और 2 के बीच में कहीं नहीं होगा। तो इसके जो जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, जस्ट पहले जो इंटीजर है, यानी कि जस्ट लेफ्ट साइड जो इंटीजर है वो है 1, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 1। अगर मैं कहूं कि 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो बताओ 1 और 1.3 कहां होगा? 1 और 2 के बीच में कहीं नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। तो इसके भी जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? 1 है, तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा 1। उसी तरह से बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2.9 क्या है? 2 और 3 के बीच में है। तो जब 2 और 3 के बीच में है, कहीं ना कहीं इधर होगा, तो इसके जस्ट पहले जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? 2 है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालने का। अगर मान लो कि 3 है, तो 3 क्या हो गया? 3 एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी 3 जो है वो एक इंटीजर हो गया। तो किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो एज हो जाता है। -3.2 है, तो -3.2 बताओ, -3.2 कहां होगा? -3.2 कहां होगा? -3 और -4 के बीच में कहीं नहीं होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे? इसके जस्ट पहले वाला इसका क्या, यानी कि जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, यानी कि -4 होगा। उसी तरह से अगर कोई बच्चे पूछे कि -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -2.5 कहां होगा? -2 और -3 के बीच में होगा, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर समझ में? यानी कि किसी भी अगर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल उस नंबर को एक बार नंबर लाइन पे देखते हैं और देखते हैं कि उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर वो क्या है, वही उसका क्या हो जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब जैसे मान लो कि इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? सपोज दैट fx जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। मान लो ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ध्यान से समझना, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाता है? अगर हम लोग इसका वैल्यू 0 से बड़ा या 0 से इक्वल और 1 से छोटा लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 0। अभी हमने बताया ना, 0 से बड़ा तो कोई भी नंबर लो, 0 से बड़ा कोई भी नंबर लो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सपोज है। तो 0 से बड़ा तुम कोई भी नंबर लोगे और 1 से छोटा तुम कोई भी नंबर लोगे, तो वो सारे के सारे नंबर के जस्ट पहले क्या आएगा? जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आएगा? 0 आएगा। अगर बच्चों उसी तरह से अगर मैं इसका वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के इक्वल लूं और 2 से छोटा लूं, तो जरा देखो, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा तुम कोई भी नंबर लोगे, कहीं भी होगा 1 और 2 के बीच में, तो उसके जस्ट पहले लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आएगा? 1 आएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह से बच्चों यहां पर देखो जरा सा, अगर मैं इसका वैल्यू 2 से बड़ा या 2 के इक्वल और 3 से छोटा लूं, तो इसका वैल्यू हो जाता है 2। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 3 से बड़ा या 3 के इक्वल और 4 से छोटा ले लूं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। और उसी तरह से नेगेटिव में भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू मैंने -1 से छोटा, सॉरी -1 से बड़ा या -1 के इक्वल और 0 से छोटा ले लिया, तो इसका वैल्यू -1। और उसी तरह से अगर मैंने इसका वैल्यू -2 से बड़ा या -2 के इक्वल और -1 से छोटा ले लिया, तो इसका वैल्यू -2। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन। अब बात है कि हम लोग किसी भी फंक्शन को, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग किसी भी इंटीजर के लिए देख लेते हैं कि वो क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं। वैसे तो आप इस प्रॉपर्टीज का यूज करके बता सकते हो कि किसी भी इंटीजर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस वो नहीं होगा। बट कैसे, आइए इसको हम देखते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। तो आइए बच्चों इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कंटीन्यूअस है fx इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है यहां पर इफ नहीं, यहां पर इज रहेगा। ये पूछ रहा है कि fx इज इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 पे कंटीन्यूअस है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज तो हम लोग बता देंगे कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर के लिए कंटीन्यूअस नहीं होता है। तो 2 तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो। चलो देखते हैं भाई, तो हाँ स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब मुझे बताओ कि अगर किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। और अगर तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है तभी वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंटीन्यूअस कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करना पड़ेगा? x इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा? 2 माइनस x लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया ना कि जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है उसमें से h को माइनस करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 minus h is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 माइनस h का क्या मतलब है? 2 में से h को माइनस कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज की, यहाँ पे आपका कोई चॉइस नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन दे रखा है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, 2 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, 2 माइनस एक्स का क्या मतलब है कि वो 2 से छोटा होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है, ऐसा है। तो 2 माइनस एक्स का क्या मतलब है, 2 माइनस एक्स जो है वो 2 से कहीं थोड़ा सा छोटा होगा। जब छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर है। तो बताओ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 आएगा। और उसी तरह से बच्चों जब हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट का क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 प्लस x लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h का, 2 प्लस h का मतलब कि 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। जब 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो जरा सा देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा आया 1 और राइट हैंड लिमिट मेरा आया 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बच्चों जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाता है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बच्चों अगर आप जब भी किसी भी इंटीजर के लिए अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को चेक करोगे तो उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो हमेशा उस इंटीजर से एक कम आएगा। जैसे मान लो अगर मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया c, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो आएगा हमेशा c माइनस 1 और जो राइट हैंड लिमिट होगा वो हमेशा आएगा c इक्वल। तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे ये जो फंक्शन है वो क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो किसी भी इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता। आई बात समझ में। तो ये ना हमारा 7वां नंबर। अब आइए देखते हैं 8वां नंबर क्या है। 8वां और वो लास्ट नंबर होगा लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो आइए देखते हैं कि हमारा 8वां नंबर क्या है, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा 8वां नंबर क्या है। 8वां नंबर है इफ fx is continuous, if fx is continuous at x is equals to a, then mod of fx is also continuous at x is equals to a, but converse need not be true, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि अगर fx कोई फंक्शन है जो x इक्वल टू a के लिए कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट के लिए। अगर fx x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो fx का जो मॉडुलस फंक्शन है वो जो है x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसका जो उल्टा है, इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स कहने का मतलब कि अगर मॉडुलस fx अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो fx भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी पढ़ाए हैं, अभी ये सारा थ्योरी पार्ट है बच्चों। इस पे जो एक क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे तो और बेहतर तरीके से वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे बच्चों जो है नेक्स्ट इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी मैंने 8 नोट जो लिखवाए मैंने, 8 जो पॉइंट मैंने लिखवाए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि देख के पता लगा सकते हो कि कोई भी फंक्शन किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है और नहीं है ना। अब ये एक छोटा सा टॉपिक है और वो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है बच्चों, कहता है कि इफ fx and gx are continuous, if fx and gx are continuous at x is equals to a, if fx and gx are continuous at x is equals to a, then number first fx plus gx is also continuous at x is equals to a, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या बच्चों, बी नंबर है कि fx minus gx is also continuous at x is equals to a।
तीसरा नंबर है fx into gx is also continuous at x equals to a, एंड चौथा नंबर है fx upon gx is also continuous at x equals to a where gx should not be equals to 0, जहां gx 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर fx और gx दो अलग अलग फंक्शंस हैं और दोनों अगर किसी पॉइंट a के लिए कंटीन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का डिवीजन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। बस डिवीजन में ध्यान देना होता है बच्चों की जो gx है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 कहीं ना हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या जो भी आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मुझे मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपके मेल का रिस्पांस करूं या आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज जो थ्योरी पार्ट हुआ उसका अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।